आज के मुख्य समाचार। दृष्टिहीनों का 27वें दिन भी संघर्ष जारी। सावन बरवाल ने जीता राष्ट्रीय सीनियर फेडरेशन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक। कंडाघाट में युवक से लूट। नेशनल हेराल्ड मुद्दे पर गरमाई सियासत। गेटी थिएटर शिमला में बाबा साहिब को दी गई श्रद्धांजलि। नेरवा शराब ठेके पर हमला, पीड़ितों ने शिमला में की प्रेस वार्ता। जोगिंदरनगर में युवक का अपहरण। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में अहम बैठक। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में छोटा शिमला के बाहर बीते 27 दिनों से लगातार धरने पर बैठे दृष्टिहीनों का संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते दिन भी उनके द्वारा चक्का जाम किया गया था, लेकिन सरकार उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं ले रही है। लेकिन आज एक बार फिर निराश होकर वे वापस धरने पर बैठे हैं। दृष्टिहीन सदस्य ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें बार बार सिर्फ मीठी गोलियां दी जा रही है, लेकिन उनके वास्तविक समस्याओं का कोई हल नहीं निकाला जा रहा है। एक दृष्टिहीन सदस्य ने कहा, अब सब्र की सीमा पार हो चुकी है। अगर सरकार ने 15 तारीख तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो हम मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्रियों की कोठियों का घेराव करेंगे। सरकार और प्रशासन द्वारा अब तक कोई ठोस आश्वासन न मिलने से प्रदर्शनकारियों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि यह सिर्फ उनकी आजीविका की लड़ाई नहीं है, बल्कि सम्मान और अधिकारों की भी लड़ाई है। अब यह देखना होगा कि सरकार अगले कुछ दिनों में क्या रुख अपनाती है। क्या दृष्टिहीनों की यह चेतावनी किसी बड़े आंदोलन का रूप लेगी या फिर सरकार समय रहते समाधान का रास्ता निकालेगी। मेरा नाम लक्की है और मैं रोडू का रहने वाला हूँ। जैसा कि सभी को मालूम है, पिछले कल हमने जो चक्का जाम किया था, लगभग 10 बजे से हमने 5 बजे तक पूरा चक्का जाम किया। लेकिन इस दौरान सरकार की ओर से कोई भी अधिकारी हमारे से मिलने तक नहीं आया। इससे सभी खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार कितनी कठोर बन चुकी है। सीएम साहब खुद सचिवालय में थे, लेकिन वो भी हमारे से मिलने नहीं आए। और शांडिल जी ने क्या किया, शांडिल जी ने भी बाहर आने का कष्ट नहीं किया। उन्होंने हमारे साथियों को अंदर बुलाया मीटिंग के लिए। चलिए ठीक है, आपने मीटिंग के लिए बुला लिया। और मीटिंग में क्या डिसाइड हुआ, मीटिंग में उन्होंने फिर से 1 महीने का टाइम दिया है कि हमारे को 15 तारीख तक का टाइम दो। 15 तारीख तक हम जो है आपकी जितनी भी डिमांडें हैं उसके ऊपर बातचीत करेंगे। जो आपका बैकलॉग है उसको हम एकत्रित कर रहे हैं। तो हम इसी बात से सहमत नहीं है। पहली बात तो यही है, क्योंकि इन लोगों को 552 दिन हो चुके हैं। 552 दिनों से क्या इनसे अभी तक हमारा जो डेटा है वही कलेक्ट नहीं हो पा रहा है। 552 दिन के दौरान पिछली बार 12 फरवरी 2024 को शांडिल जी की अध्यक्षता में ही मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग से भी हमें लगा था कि कहीं ना कहीं हमें जो है कुछ ना कुछ हासिल होने वाला है। उसके दौरान काफ़ी चीज़ें बदली। काफ़ी साथियों ने तो अपने आपस में इतने बड़े बड़े निर्णय ले लिए। किसने मैरिज वगैरह का भी डिसीज़न ले लिया। मैंने खुद लिया था, मैं कहा चलो शायद हो जाएगा हमारा, क्योंकि शांडिल जी ने आश्वासन ये दिया था कि उसके बाद हम आपकी जो है 29 तारीख को मीटिंग रखेंगे। 29 तारीख की मीटिंग में आपका जितना भी बैकलॉग का कोटा होगा, जो कुछ भी होगा, वो सब कुछ फिलअप करके 2 महीने का उसके बाद वो क्या बोलते इलेक्शन का समय आ गया था। तो उसके बाद हमें लगा था कि भाई जून जुलाई में हमें ये शायद भर्ती मेला दे देंगे। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ, उसके बाद बार बार हमें सिर्फ मीटिंगें मिलती रही। बार बार हमने चक्का जाम किए। लगभग हमारा कल जो ये है 13वां चक्का जाम था हमारा। 13 चक्का जाम करने के बाद भी हमें अभी तक कुछ भी जो है हासिल नहीं हुआ। 3 बार हम सीएम साहब से मिले। सीएम साहब ने भी 3 बार हमें जो है टोल मटोल करके इधर उधर कर दिया कि कोई बात नहीं, इनकी एक मीटिंग रख लो। मीटिंग भी की उनसे। मीटिंग सीएम साहब ने तो अभी तक हमारे से एक बार भी बैठ के कोई मीटिंग नहीं ली है। हम तो सीएम साहब से तो हम ये चाहते हैं कि भाई सीएम साहब आप आइए, हमारे से एक मीटिंग रखिए जिसमें आप खुद स्वयं रहिए और मुख्य सचिव जी को भी उसमें रखिए और डिपार्टमेंट के जितने भी अधिकारी हैं उन सभी को भी जो है उसमें एकत्रित करें, उनको भी शामिल करें, उनको भी बुलाएं और उसके बाद उस मीटिंग में बैठ के 2 घंटे 3 घंटे जितने भी वार्तालाप होती है उसमें हमारे जितने भी मुद्दे हैं भाई उस पर चर्चा होनी चाहिए।
लेकिन सीएम साहब ने भी ऐसा नहीं किया। और कल की बात रही, कल क्या किया, कल इन्होंने हमें सिर्फ 15 दिन का टाइम दिया है, 15 तारीख तक का टाइम दिया है, 15 मई। उससे हम सब जो है बिल्कुल निराश हैं। हम चाहते हैं कि भाई हमें इतना लंबा समय नहीं चाहिए। और इसके साथ साथ अब क्या होगा कल से जो है हम रोज़ वॉकआउट का भी घेराव करेंगे, कोठियों का घेराव करेंगे, हर एक मंत्री की कोठी पे जाकर जो है घेराव करेंगे सबका। केरल के कोच्चि शहर में आयोजित 38वीं राष्ट्रीय सीनियर फेडरेशन एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2025 की शुरुआत हिमाचल प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक साबित हुई है। मंडी जिले के धावक सावन बरवाल ने 10,000 मीटर दौड़ में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया और इसी के साथ जून में साउथ कोरिया में होने वाली एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। सावन ने यह रेस 28 मिनट 57 सेकंड में पूरी की और एशियन चैंपियनशिप के लिए अपना स्थान पक्का किया। यह उपलब्धि न केवल उनके करियर के लिए बड़ी छलांग है, बल्कि देश के लिए भी गर्व का विषय भी है। हाल ही में देहरादून में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में भी सावन बरवाल ने 5,000 मीटर और 10,000 मीटर में 2 नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर सभी को चौंका दिया था। सावन के प्रशिक्षक गोपाल बरवाल ने बताया कि सावन एक वर्ल्ड क्लास धावक है और उनका मानना है कि वह 2026 एशियन गेम्स में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने में सक्षम है। उन्होंने आगे कहा कि साउथ कोरिया में होने जा रही चैंपियनशिप में सावन को जापान और चीन जैसे देशों के धावकों से कड़ी टक्कर मिलेगी, लेकिन पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं कि सावन भारत के लिए स्वर्ण पदक लेकर लौटेगा। चैंपियनशिप के बाद सावन बरवाल का स्वागत हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में और जोगिंदरनगर में भव्य तरीके से किया गया। सावन बरवाल निश्चित ही आने वाले समय में खेलो इंडिया केंद्र की नई पीढ़ी के लिए रोल मॉडल बनेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने आज शिमला स्थित राजीव भवन में एक प्रेस वार्ता के दौरान नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर भाजपा पर तीखा हमला बोला। उनके साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहे। गहलोत ने कहा कि भाजपा लगातार संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग कर विपक्ष को दबाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने नेशनल हेराल्ड केस को राजनीतिक प्रतिशोध करार देते हुए आरोप लगाया है कि भाजपा देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी को बदनाम करने की साजिश रच रही है। उन्होंने कहा कि जब जब चुनाव नजदीक आते हैं, भाजपा नेशनल हेराल्ड जैसे मामलों को उछालती है ताकि असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके। देश की जनता अब इन चालों को समझ चुकी है। सरकार में शामिल इतने बड़े घोटालेबाज के ऊपर आरोप लगाओ। 2 दिन पहले वही प्रधानमंत्री लगा है, 2 दिन बाद शपथ होती है उनकी, सरकार ज्वाइन करते हैं और वॉशिंग मशीन में सारे दूध खत्म है। ऐसे आप माने में प्रधान करेंगे तो ये हालात देश के अंदर विपक्षी पार्टियों में पीढ़ी ने आतंक मचा रखा है। इनकम टैक्स छापे पड़ते हैं, सीबीआई के माध्यम से और समझ नहीं मिला कि 4 चीज केस हुई है तो समझ किसी को नहीं मिला। इसलिए मैं आपको यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ कहने के लिए हमारी पार्टी ने प्रोग्राम बनाया कि कम से कम हम मीडिया के माध्यम से बताएं देश को कि इस तरह की फासिस्टी ताकत आकर बैठ गई देश के अंदर जो देश के लोकतंत्र को खतरा डाला हुआ है। इससे मैंने शुरू में कहा आपको देश की दिशा में जा रहा है। सुनील स्वामी जी स्टेटमेंट दे रहे हैं मोदी जी अमित शाह जी के खिलाफ। पहले उन्होंने केस किया सोनिया जी और राहुल जी के खिलाफ में, बाद में पता नहीं किन कारणों से 9 साल का केस पेंडिंग रहा कोर्ट के अंदर, पता नहीं किन के अंदर। सुनील स्वामी खुद टैलेंट हो गए, खुद ने केस को आगे नहीं बढ़ाया कि जब टारगेट थी प्रधानमंत्री ने खुद ने बना दिया है गांधी परिवार को, राजीव गांधी को जब थे वो, तो इस देश में राजीव गांधी, इंदिरा गांधी शहीद हुई है, कभी नाम लेते हैं लोग। आज देश का प्रधानमंत्री बनता है तो जो विरासत बनती आई है तो देश की करते हैं। जो पंडित नेहरू वाले लोग क्या कहते हैं, इससे मैंने बड़ा आरोप लगाया इनके ऊपर कि देश जो विरासत है देश के अंदर, हमारी विरासत है जिसमें गर्व पूरे मुल्क को होना चाहिए। सरकार आती है जाती है,
मोदी जी परमानेंट रहने वाले हैं, कांग्रेस परमानेंट रह रही थी, कई बार बदलाव भी हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि ये जो इनकी अप्रोच है, सोच है, वो उचित नहीं कर रहा। तो नेशनल आरोप की बात करते हो राहुल जी, करीब 28 केस करा दिए उनके ऊपर जगह जगह पर। जो टारगेट बना रहे हो आप पेट्रोलियम पार्टियों को, कॉम्युनिस्ट भारतीय बात करते हो, गांधी परिवार हत्या करते हो। इनको पता है गांधी परिवार आज एक किसे कहते हैं लगभग 100 साल 1920 के अंदर जिस परिवार ने पेरियावाड़ा कांड होने के बाद में भूमिका अदा कर रही थी, उस परिवार को आप चाहते हो खूब बन जाए कांग्रेस। ये गर्व होना चाहिए देशवासियों में, आज भी हर घर में हर काम में गांधी परिवार की क्यों उनकी सेलिब्रिटी है, क्यों जो हिस्सा लोगों का है। कांग्रेस पार्टी आज जो है उनके केंद्र में जो गांधी परिवार क्यों है, इससे तो इसको होना चाहिए। एक परिवार लगातार 35 साल से कोई पत्ते नहीं, गांधी परिवार का व्यक्ति कोई राजीव गांधी के पास में कोई पद नहीं है, बिना पद के वो आज राजनीति में कांग्रेस का तस्वीर में काम किया करे। और कम बात 35 साल से 70 बार है, तो मनमोहन सिंह वक्त में ऑफर किया गया प्रधानमंत्री से, राहुल गांधी, उन्होंने इस उम्मीद की स्वीकार नहीं किया। इसको क्या कहते, सोनिया गांधी मंत्री प्रधानमंत्री, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को बनाने प्रधानमंत्री, क्या इनके जेब में वक्त नहीं है? पर जिस जगह के इन्होंने माहौल बना दिया है, बनाना चाहते हैं, टारगेट करके उचित नहीं। शिमला के ऐतिहासिक गेटी थिएटर में आज भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश द्वारा भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्मृति में एक सम्मान सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टमटा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर अंबेडकर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। मंत्री अजय ने अपने संबोधन में डॉक्टर अंबेडकर के जीवन और विचारों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उन्होंने देश को न केवल संविधान दिया बल्कि सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में एक मजबूत आधारशिला भी रखी। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर ने सदियों से वंचित समाज को आवाज दी। आज हम जो लोकतांत्रिक अधिकारों का उपयोग कर पा रहे हैं वह उनके संघर्षों का ही परिणाम है। कार्यक्रम में भाजपा के कई नेता भी उपस्थित रहे। मगर इतना जरूर हमको जानना है कि कांग्रेस की जिस प्रकार से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर लगातार उन्होंने उनको कभी भी एक प्रकार से जीने तक नहीं, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत सारी कठिनाइयों के बाद अपने जीवन में शिक्षा अर्जन करने का काम किया। हम सब लोग पहले से ही बहुत पूर्व से ही जानते हैं किन परिस्थितियों में उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा हासिल की, किन कठिनाइयों में की, और उतनी कठिनाइयों के बाद भी पूरे दुनिया के अंदर, पूरे भारत के अंदर सबसे ज़्यादा डिग्रियां, सबसे ज़्यादा प्राप्त करने का अवसर किसी को पहली बार पूरे देश में मिला, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और ये भी अपने आप में बड़ा सौभाग्य है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने सामाजिक, राजनीतिक, सामाजिक जीवन में काम करने की भी शुरुआत की, उन शुरुआती समय में उन्होंने बहुत सारी कठिनाइयों को लिया। और ये बात भी जरूर है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कभी भी कांग्रेस पार्टी में नहीं थे। उनकी अपनी स्वतंत्र पार्टी थी, वो अपनी स्वतंत्र पार्टी से चुनाव लड़ते थे, और जिस प्रकार से उन्होंने राजनीतिक रूप से अपनी पार्टी के लिए लगातार चुनाव लड़ने के साथ साथ, चुनाव में भागीदारी करने के साथ साथ संविधान सभा के रूप में भी, अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया कि किस प्रकार से वो पश्चिम बंगाल से चुनाव जीत करके गए, और जब चुनाव के उस भाग को भी उन्होंने, जो पूर्वी पाकिस्तान के रूप में, जो बांग्लादेश के रूप में जाना जाता है, उस क्षेत्र को नेहरू ने ऐसा दिमाग लगाया कि उस भूभाग के, उस क्षेत्रफल के, उस सदस्य क्षेत्र को ही पाकिस्तान के अंदर डालने के बाद उनकी सदस्यता ही खत्म करा। और ये सदस्यता खत्म करने के पीछे कारण यही था
कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस संविधान को निर्माण में कहीं भी शामिल न हो। मगर हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि तत्कालीन हिंदू महासभा के रूप में एक बहुत बड़ा नाम, जो कि उन्होंने अपनी सीट खाली करके पश्चिम बंगाल से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में शामिल होने का अवसर दिया। इससे बड़ी बात और कोई हो नहीं सकती कि अपने आप में। न केवल इतना, किस तरह से कांग्रेस ने उनके साथ अन्याय किया, शोषण किया, किस तरह से संविधान का अपमान किया, इन विषयों के ऊपर हमको बड़ा स्पष्ट संदेश माननीय केंद्रीय मंत्री जी द्वारा मिले। हम ये क्यों यहां पर बैठे हैं, मुझे इस विषय के ऊपर आपसे बात। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी क्या हैं, और आज ये आवश्यकता क्यों पड़ी कि पूरे देश के अंदर एक जागृति पैदा करने का अभियान भारतीय जनता पार्टी को ले रहे। थोड़ा सा पीछे जाएं, 2024 का चुनाव, और 2024 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश भर में एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास, और वो नैरेटिव क्या था कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो भारत का संविधान उसको समाप्त कर देंगे, और एक नकली सी किताब, संविधान को जेब में डालना पाप है, अन्याय है, वो हमारे लिए गीता है, बाइबल है, हमारे लिए वो श्रेष्ठतम ग्रंथ है, उसको जेब में डालना। पर मैं मानता हूं कि एक नकली सी कॉपी उसको जेब में डालकर उसको लहराना, गांव-गांव में, शहर-शहर के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उस संविधान का मजाक उड़ाया और जनता को यह कहने का प्रयास किया कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो ये संविधान बदल देंगे, और जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो आरक्षण का बेनिफिट लेकर के काम कर रही है, वो आरक्षण को मोदी जी समाप्त। ये एक फरेब झूठ पूरे देश के अंदर फैला और इसको जाल की तरह से नीचे, और इस नैरेटिव के साथ साथ एक प्रयास किया कि भीमराव अंबेडकर जी जो संविधान निर्माता हैं, उनके पैरोकार बनने का प्रयास किया श्री राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस ने। तो आवश्यकता इस बात की है कि इतिहास की तरफ हम नजरसानी करें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ जितना अन्याय, जितना शोषण कांग्रेस पार्टी ने किया, उतना दुनिया में शायद किसी इतने बड़े महान नेता के साथ कभी हुआ। कालका शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग NH पर बीते कल एक लूट की वारदात सामने आई है, जिसमें 3 बाइक सवार युवकों ने कंडा घाट के पास एक युवक से चाकू और दराट की नोक पर 1500 रुपए लूट लिए। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए तीनों आरोपियों को कुछ ही समय में पकड़ लिया है। जानकारी के अनुसार कंडा घाट के 20 वर्षीय युवक साहिल बीते कल 9 बजे दूध बेचने पैदल जा रहे थे। इसी दौरान सोलन की ओर से आई एक बाइक पर सवार 3 युवकों ने उसे रोका। एक ने समय पूछने का बहाना किया और बाकी 2 ने चाकू व दरार दिखाकर उससे पैसे छीन लिए। घटना की सूचना मिलते ही कंडा घाट पुलिस ने चायल चौक के समीप नाका लगाया। नाके को देखकर आरोपी भागने की कोशिश में बाइक को सोलन की दिशा में मोड़कर भागे, लेकिन पुलिस ने आधा किलोमीटर की दूरी पर ही उन्हें पकड़ लिया। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों में से एक की पहचान सुखविंदर पुत्र गोविंद बाबा निवासी SAS नगर मोहाली पंजाब के रूप में हुई है, जबकि 2 अन्य आरोपी नाबालिग है। तीनों युवक छात्र है और मोहाली से शिमला की ओर जा रहे थे।
एसपी सोलन गौरव सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि सुखविंदर को कोर्ट में पेश करने की तैयारी की जा रही है, जबकि नाबालिगों को PNJJB सोलन के समक्ष पेश किया जाएगा। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की कार्यवाही शुरू कर दी है। शिमला स्थित कांग्रेस कार्यालय में आज एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी हिस्सा लिया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे झूठे प्रचार का जवाब देना और जनता के सामने सही तथ्य प्रस्तुत करना था। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, कुछ राजनीतिक पार्टियां लगातार जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। इसी उद्देश्य से यह बैठक बुलाई गई है। जो भी भारतीय जनता पार्टी भ्रामक और झूठा प्रचार करती है, उसका आने वाले समय में किस तरह जवाब देना है, तथ्यों के साथ, सत्यता के साथ, ताकि जो झूठा प्रचार वो करने का जनता के बीच में जो प्रयास करती है और जनता को इस मामले में जागरूक करवाया जाए, इस संदर्भ में हमारी ये बैठक होने जा रही है। मेरी बात सुनिए, भूमि अधिग्रहण कानून केंद्र सरकार का है और केंद्र सरकार के कानून को कोई रोक नहीं सकता है। अगर और पठानकोट से मंडी के 4 लेनिंग के 1800 करोड़ रुपया ट्रेजरी में पड़े रहे थे 3 साल तक। आप नितिन गडकरी जी से पूछना, 3 महीने के अंदर मैंने सारा काम स्पीड अप करवाया। तो इस प्रकार ये जो भ्रामक और झूठा प्रचार करने की स्वभाव, झूठी चार्जशीट फाइल करने की कोशिश की गई है और भी जो मुद्दे हैं उन पर झूठी कांग्रेस के नेताओं को प्रताड़ित करने की बात की गई है। इस सब संदर्भ में एक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का 1-2-1.5 महीने का कार्यक्रम आया, उस पर चर्चा की। 3000 करनाल 1500 बीघे में बनना था, उसमें ये कंडीशन थी कि जो उद्योगपति आएंगे उन्हें 1 रुपये स्क्वायर मीटर के हिसाब से जगह दी जाएगी। तो हमने कैलकुलेशन की तो 1500 बीघे में अगर 12 लाख में देना है तो ये प्रदेश की संपदा को लुटाना नहीं है, ये प्रदेश की संपदा को लुटाना है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के जोगिंदर नगर में अपहरण और फिरौती का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। रोपा पद्धर पंचायत निवासी सूरज कुमार का कुछ शातिर युवकों ने अपहरण कर लिया और बीड़ बिलिंग स्थित एक कैंपिंग साइट पर कई घंटों तक बंधक बनाकर 50,000 रुपए की फिरौती की मांग की गई। पीड़ित की पत्नी ने 20,000 रुपए नकद देकर सूरज को छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन आरोपियों ने और पैसों की मांग की और साथ ही पीड़ित से मोबाइल फोन और ATM कार्ड भी छीन लिए। पीड़ित से खूब मारपीट भी की गई है। पीड़ित किसी तरह बचकर घर पहुंचा और घटना की सूचना पुलिस को दी गई। जोगिंदर नगर थाना प्रभारी सकीनी कपूर के अनुसार पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को हिरासत में लिया है और पूछताछ की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीते कल सूरज कुमार को ऑल्टो कार में जबरन बैठाकर मंडी पठान हाईवे से सटे चौथरा बाजार में ले जाया गया। वहां से आरोपी उसे मचकेहट क्षेत्र में ले गए, जहां एक अन्य व्यक्ति भी वारदात में शामिल हुआ। इसके बाद अवाही नाग मंदिर के पास बाइक सवार एक अन्य युवक ने कार को बैजनाथ की तरफ ले जाया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और अन्य आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। मामला संगीन होने के कारण पुलिस इस पर विशेष नजर बनाए हुए है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपियों ने बीड़ बिलिंग की एक कैंपिंग साइट में कई घंटों तक बंधक बनाकर पीड़ित से 50,000 की धनराशि की मांग पीड़ित की पत्नी से की। इस पर पत्नी ने 20,000 रुपए उन्हें दिए। थाना प्रभारी जोगिंदर नगर सकीनी कपूर ने बताया कि एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मामले की जांच लगातार जारी है। नेरवा यूनिट के शराब ठेके पर हाल ही में हुए जानलेवा हमले को लेकर पीड़ितों ने मंगलवार को शिमला प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता की। ठेके के मालिक जगदीश चंद्र और उनके सहयोगी कंवर सिंह चौहान ने बताया कि यह मामला शराब तस्करों द्वारा किया गया, जिनके खिलाफ अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है। दोपहर 12:30 बजे आयोजित इस प्रेस वार्ता में दोनों पीड़ितों ने हमले की पूरी घटना को विस्तार से बताया और प्रशासन से शीघ्र मांग की है कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने कहा कि इस हमले से न केवल उनका जान माल का नुकसान हुआ है, बल्कि कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। पीड़ितों ने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन से मांग की है कि आरोपियों को तुरंत पकड़ा जाए। अच्छा, हमारा यहाँ पे मकसद है जी अवैध शराब कारोबार की वजह से आने का, और हमारी नेरवा यूनिट में शराब के 8 ठेके हैं।
जहाँ पे अवैध तस्करों द्वारा हमने उनकी गाड़ी रोक के पुलिस को फोन किया था। उनकी गाड़ी पकड़वाई थी सुबह 3 बजे और शाम को वो आके हमारे पे हमला करते हैं और मेरे भाई के सिर पे चोट मारते हैं। 15-20 गुंडे, जिनके हम अभी 10-12 लोगों के नाम पुलिस को लिखा चुके हैं और बाकी अभी वापस जाने के बाद हम सीसीटीवी फुटेज चेक करवाएंगे और उनके नाम लिखवाएंगे। और बाकी पुलिस की कार्यशैली भी कुछ अच्छी नहीं है, पुलिस कुछ एक्शन ही नहीं ले रही है जो लोकल पुलिस है वहां की। और बाकी हमारे को एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि 2-3 दिन में कार्रवाई होगी और डीएसपी साहब को फोन कर दिया। चलो मैं एसपी साहब के कहने पे रुके हुए, अभी चलो जी देखो क्या कार्रवाई होती है। बाकी 2 दिन से वो गुंडे वहां पे थाने के आके घूम रहे, अपनी पुलिस फुटेज चेक कर रहे हैं अपनी सीसीटीवी बस स्टैंड की, हमारे ठेके के सामने रोज आके बैठ रहे, अभी भी इतना कुछ होने के बाद भी अभी भी धमका रहे हैं और वहां पे रोज आ रहे हैं। कल भी वहीं थे, आज भी वहीं घूम रहे। अभी देखो कोई गिरफ्तारी नहीं है अभी तक, कोई डर ही नहीं है पुलिस का। अवैध शराब हर दुकानों में बेची जा रही है, पुलिस करती ही नहीं है कुछ। लोकल पुलिस है वो तो कर ही नहीं रहे कुछ वहां पे, और इसलिए हमारे को आज मजबूर होके आप लोगों के सामने आना पड़ रहा है। और बाकी हम यही चाहते हैं कि उन पे थोड़ी सी कार्रवाई बैठाई जाए और उनको गिरफ्तारियां की जाए उनकी 1-2 दिन के अंदर, और हमारे को सुरक्षा दी जाए। गुंडाराज है, जान से मार दिया था, बिल्कुल मरा हुआ काम करके छोड़ा इन्होंने मेरे को। जब बेहोशी की हालत में पड़ा मैं डर गई इनको गुंडों को, ये तो खुले चल रहे हैं। और ये अरविंद बेगटा 2-3 लड़के जो मैंने अभी नाम बताया, फिर भी यूं कह रहे हैं इनको जान से मारो सालों को। वहाँ बाहर का कारोबारी आ ही नहीं सकता, इसी डर का नहीं आता। बाहर का कोई कारोबारी वहाँ आ ही नहीं सकता, ठेके ले ही नहीं सकता, भाई वहाँ तो ये इस तरह का काम है, वहाँ नहीं होता। हम लोकल आदमी हमारे साथ भी ये कर रहे हैं, 25-30 आदमी 24 घंटे दिन में अपने कारों में ही ला रहे, कोई 2 पेटी 4 पेटी हर जगह छोड़ रहे। बियर बार वालों को उनकी वीडियो बनाने लग जाते हैं कि ठेके से क्यों माल ले रहे तुम हमारे से लोग। अब देखो ना, अब बाहर का आदमी क्या काम करेगा जी वहां पे, जब हम लोकल आदमी को भी इतना परेशान कर रहे हैं, आप समझ नहीं सकते हैं बाहर का आदमी कैसे। अरे भाई ये कोई बदमाशी हुई, 4 आदमी के लिए तुम 25-30 आदमी ला रहे हैं, लोहे की रॉड ला रहे, डंडे ला रहे, पूरा साला यूपी बिहार बनाया हुआ इन लोगों ने यहाँ पे। देखो हिमाचल में तो ऐसी चीजें शोभा भी नहीं देती है, गुंडागर्दी वाली। पिछली बार किसके पास थी वहाँ पे? पिछली बार इन लोगों के पास थे जो ये डिफॉल्ट है जी, पिछले साल के एक्साइज का डिफॉल्ट है इनके ऊपर, अपने नाम काम नहीं ले पाए इस बार। पिछली बार के पैसे पहले सोलन की पार्टी थी बेचारे 6 महीने में छोड़ के भागी थी इन्हीं की कारण।